चार्जेज एट रेस्ट, जो आवेश है स्थिर आवेशों के बारे में ही स्टडी करेंगे, उनमें इंट्रैक्शंस कैसे होता है क्या नहीं है उसके बारे में हमें डिस्कस करना था। अब आगे बात करें थोड़ा सा, तो जो हमने ये डिस्कस किया था कि दो चार्जेज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस से रिलेटेड होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, और इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। फिर थोड़ा सा ये भी पढ़ा था कि ये दो तरह के होते हैं, अच्छा सेम टाइप के हो तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, और डिफरेंट नेचर के हो उनमें आकर्षण भी होगा। इतनी बातें हमने की थी, और साथ में इसका मात्रक भी हमने पढ़ा था कि ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक कूलम्ब होता है, और ईएसयू सिस्टम में स्टेट कूलम्ब होता है। तो और इन दोनों के बीच में रिलेशन भी मैंने कहा था, बस रफली तौर पे याद होना चाहिए। हाँ, हमसे ऐसा ही पद्धति का मात्रक भी पूछा जा सकता है, विमीय सूत्र भी पूछा जा सकता है, जो कि बताया था M0 L0 T1 और A1। फिर हमने कुछ अलग अलग जो वेल नोन एकदम पॉपुलर जो ऑब्जेक्ट है जिनको हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण, इन पे आवेश का मान भी बताया था। और इतना करके हमने कल एक बार समाप्त कर दिया था अपना। अब आज बात करते हैं अपने कि पहले एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम बार बार आगे वर्ड यूज करेंगे, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। तो इस चीज में हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट चार्ज जो होता है वैसे पॉइंट नहीं होता कभी, पॉइंट की अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है, पर हम यह कहेंगे बिंदु आवेश वह आवेशित वस्तु है जिसका आकार, या थोड़ा सा एक बार डरावनी सी डेफिनेशन फिर समझाता हूं मैं, कि जिसका आकार या माप, किसका आकार, उस आवेशित वस्तु का प्रयुक्त होने वाली दूरियों की तुलना में नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो। इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं तो बहुत आसानी से समझ पाओगे कि बिंदु आवेश कहते किसे हैं। जैसे अपन ध्यान दिया है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की कोई बात कर रहे हो तो सूर्य और पृथ्वी को हम क्या करते हैं, डॉट डॉट बना के आपको समझाते हैं कि ये देखो सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, क्योंकि उनकी दूरियों, बीच की दूरियों की तुलना में उनकी जो साइज है उसको हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, नहीं हम मान रहे हैं, और मान के हम इनको बिंदुवत दिखा देते हैं आपको, ये पॉइंट सूर्य के लिए, ये पॉइंट अर्थ के लिए, इस तरह से करके दिखाते हैं। बट वही हम बात करें कि अर्थ और अपने बीच की दूरी की बात करें तो उसके सामने वो दूरी जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होगी, तो उस समय हम क्या करते हैं, गोला बना के और प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना होता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो एक छोटी सी बात करें कि बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, उसके बीच में एक मक्खी बैठी है, तो उस मक्खी को हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। परंतु वही मक्खी अपनी कॉपी के पेज पे बैठी है, तो उस समय जो हमारी कॉपी के पेज की जो डायमेंशन उसके सामने उसकी नेग्लिजिबल नहीं होगी, तो ऐसे केस में उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। तो अपने बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है, इतना सा ही समझना है कि जब उसका जो साइज है, वो जो हम डिस्टेंसेस जिनकी बारे में बात करें उनके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल हो तो हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कह देते हैं। जैसे कभी कभी कोई 9th-10th में क्वेश्चन भी किया हो आपने, एक कार जा रही है सड़क पे, हम उस कार को भी बिंदु बना के कर देते हैं। पर अब देखो, यहां से थोड़ी दूरी चलना और उसमें कार को बिंदुवत मान लिया तो वो काम वो गलत हो जाएगा, परंतु यहाँ से जयपुर जाना और उस समय हमें दर्शाना हो तो हम बिंदुवत दिखा देते हैं। बस यही चीजें हैं कि अब बिंदु आवेश, आवेशित वस्तु होनी चाहिए, बिंदु की वही परिभाषा रहेगी कि उसका साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए, डिस्टेंसेस अंडर कंसिडरेशन, जो जो हम डिस्टेंस अंडर कंसिडरेशन कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए बिंदु आवेश की परिभाषा पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे का जो बात, कल हम एक चीज कह रहे थे कि कल हमने कहा था हम ये स्टडी करेंगे कि देखिए समान आवेशों में प्रतिकर्षण, हमने कहा था प्रतिकर्षण का मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसी तरह से विपरीत प्रकार प्रकृति के आवेशों, अपोजिट नेचर के, उनमें आकर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह था कि हाउ मच, कितना बल लगेगा, और उसके बारे में हमें बताया था कुलाम नामक वैज्ञानिक ने। तो कुलाम ने एक नियम दिया था जिसे कुलाम का नियम कहते हैं, और उस कुलाम के नियम को देखो सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस में एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है कुलाम के नियम का कथन लिखिए, कथन स्टेटमेंट, तो आपको लैंग्वेज लिखनी है, कुलाम के नियम को समझाइए तो लैंग्वेज लिख के थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म बताना है। यदि वो कहते हैं कि कुलाम के नियम का गणितीय रूप लिखिए तो सिर्फ गणितीय रूप लिखना है। अक्सर मैंने ये देखा है स्टूडेंट सीधा गणितीय रूप लिख देते हैं, कहते हो गए सर नंबर दे दो। तो ध्यान रखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे अपने को जाना है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले कुलाम के नियम में, थोड़ी सी हिस्टोरिकल बात करते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के बारे में वैज्ञानिक कुलाम ने सन 1785 में 1785 में एक नियम दिया था जिसे कुलाम का नियम कहते हैं।
अक्सर स्टूडेंट्स को जब कहते हैं कूलॉम का नियम लिखो, ये लाइन तो रट के लिखते हैं, जबकि इसका कोई स्पेशल नंबर नहीं है। लिख दिया वेल एंड गुड, नहीं लिखा तो भी हमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये सन और ये चीजें है ना, यदि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछा हो किसी ने बाय द वे ऑब्जेक्टिव में या आपने शॉर्ट आंसर में, तो अलग बात है, परंतु नियम का जब कथन पूछा है तो इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसलिए इसके लिए बहुत ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं बात कूलॉम के नियम के, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, अभी बताया था दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल। तो पहली बात, वो दो आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए। जब हम परिभाषित कर रहे हैं तो दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। अब उन दो आवेशों के मध्य में जो विद्युत बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू किस किस पे डिपेंड करेगी, ये बताया था हमें कूलॉम ने। तो मैं सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं जिससे कि स्टेटमेंट समझने में दिक्कत नहीं आए। तो अभी हमने बात की कि कूलॉम का नियम था किसने? दो बिंदुवत आवेशों के बीच बल के लिए। तो दो बिंदुवत आवेश होंगे तो उन आवेशों का कुछ मान भी होगा। मान हम किस में व्यक्त करते हैं? कूलॉम में, जैसा हमने पढ़ा। तो उन आवेशों का मान हम क्या करेंगे? कोई संकेत रूप में मान लेंगे। तो चार्ज का जब संकेत या सिंबल लेते हैं तो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से, कुछ कुछ जगह कैपिटल क्यू भी लिख देते हैं, ये अपनी चॉइस है, कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। तो चार्जेस, दो चार्जेज होंगे, उन दोनों चार्ज का मान समान भी हो सकता है, दोनों चार्जेज का मान अलग अलग कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बल है ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा किसी एक पे भी, जितना चार्ज बढ़ता जाएगा बल का मान बढ़ता जाएगा, अर्थात बल का मान चार्जों के मान पे भी डिपेंड करेगा। किस तरह से करेगा अभी बात करते हैं। फिर जब इनके बीच की दूरी भी घटाते और बढ़ाते रहे, यदि इनके बीच की डिस्टेंस हम कम ज्यादा करेंगे तो भी बल का मान चेंज होगा, अर्थात इनके बीच की दूरी पे भी निर्भर करेगा। एक तीसरी चीज होगी कि यही दो चार्ज एक तो वायु में रखे हुए, मतलब उनके बीच में एयर हो, एक उनके बीच में पानी हो, एक इनके बीच में तेल हो, एक इनके बीच में कोई और तीसरा मीडियम हो, प्लास्टिक हो। तो हर मीडियम के बदलने के अनुसार भी इनका मान बदलता है। तो कहने का अर्थ, दिमाग में अपने को एक चीज रखनी है कि इसमें तीन फैक्टर हैं जो कि विद्युत बल के मान को परिवर्तित करेंगे, उन तीनों पे ही तीन पार्ट हमें लिखने हैं। तो अब मैं कथन को एक बार पढ़ के सुना रहा हूं, फिर और एक्सप्लेन करूंगा। दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य, देखिए सबसे पहले स्थिर इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने चैप्टर का नाम स्थिर विद्युत था, तो ये दिमाग में बैठा लो, स्थिर है। बिंदुवत आवेश हमने क्यों डिफाइन किया? पहले बताया था, बिंदु आवेश के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये मध्य लगने वाला विद्युत बल, इसको चाहो तो सीधे सीधे स्थिर विद्युत बल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बहुत सिंपल सी बात है, तीन बातें थी, तीनों को लिख दो, नंबर आसानी से मिल जाएंगे। किस पे निर्भर करता है? आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। That means the electrostatic force is directly proportional to the product of magnitude of charges। देखना, एक वर्ड मैंने यूज किया मैग्नीट्यूड, यहाँ मात्राओं वर्ड लिखा है, आप परिमाण भी लिख सकते हैं हिंदी में, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। और मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं कि उनके जो भी मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा बल होगा। अगली बात, उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली, व्युत्क्रमानुपाती कैसे कहते हैं? इनवर्सली। किसके इनवर्सली होगा? दूरी के वर्ग। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? उन दोनों बिंदुवत आवेशों के बीच में जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तीसरी बात, ये उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। कहने का अर्थ है कि आपस में जब अपन एक दूसरे को धक्का देते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट या जो कुछ होता है, नॉर्मली देखा होगा हमने, नॉर्मली बात कर रहा हूं, अलग कुछ स्पेशल केसेस छोड़ दो। ऐसे ही दो आवेश रखे हैं, या तो एक दूसरे को दूर भेजने की ट्राई करेंगे जिसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं, वो होगा उसी रेखा के अनुदिश। आकर्षित कर रहे हैं तो भी उसी लाइन के अलोंग होगा। इन इंग्लिश व्हाट वी कैन से, इट एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, मतलब वो लाइन जो उनको ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग ही ये एक्ट करता है। तो ये बात हो गई। यदि हमसे कथन पूछा जाए तो ये लाइन लिख दोगे, बहुत अच्छी बात है। कुछ जगह पूरे पैराग्राफ में भी लिखा होता, आप चाहो तो दो तीन लाइन में पैराग्राफ बना दो कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों पर लगने वाला विद्युत बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती एवं सदैव उनके मिलाने वाली रेखा का अनुदिश लगता है। चाहो तो एक लाइन में भी लिख दो, पर इसको तीन पार्ट में सिर्फ इसलिए डिवाइड कर दिया कि आप भूलोगे नहीं, याद करने में आसानी होगी।
फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, जैसा आपकी चॉइस हो वैसा काम करो। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म पे, इसको गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करें। यदि हमसे कथन पूछा गया है, सिर्फ कथन लिखना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी, परंतु समझाने के लिए लिखा है, या कथन पूछ के भी ज्यादा नंबर का हो, यदि एक नंबर तक इतना ही काम करना है, यदि 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो हमें गणितीय रूप भी लिख देना चाहिए, परंतु वो सीमित मात्रा में। इसमें गणितीय रूप हम लंबा चलेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन इसका नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए 2 बिंदुवत आवेश हैं, देख लीजिए आपके सामने दिखा रहे हैं, ये एक Q1 और दूसरा बिंदुवत आवेश जिसका मान Q2 हमने एज्यूम कर लिया। Q1 और Q2 जो ये लिए हैं, ये आवेशों के मान है। देखिए लिखा हुआ है, यदि 2 बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 चित्र 3.1 के अनुसार एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, ये देखो इनके बीच की दूरी हमने दिखा रखी है r, तो उनके बीच विद्युत बल F लग रहा है, इनके बीच के फोर्स का मान हमने क्या एज्यूम कर लिया, F। तो कूलाम का नियम क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। कूलाम का नियम ये कह रहा है कि F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, अभी हमने पढ़ा था, उनके मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। तो पहली लाइन लिखी जाएगी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरी उनके लिखी हुई है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, F इज, लिखेंगे साइन यही आएगा, इसको पढ़ेंगे ऐसे, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यदि पढ़ना है तो 1/R स्क्वायर बोलेंगे। तो अपने इतने ज्यादा झंझट में मत फंसो, सीधा सीधा F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/R स्क्वायर। अब इन तीसरे को अभी हम गणितीय रूप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सदिश रूप में लिखा जाता है, इसलिए आगे आएगा, अभी तब तक वेट कीजिए। अब इन दोनों को यदि हम ज्वाइन कर दें, एक साथ लिखें, तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तक की बात होगी सिर्फ कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम ने समानुपाती और व्युत्क्रमानुपात बताया था। अब हमारे फिजिक्स का जैसे या साइंस का रूल रहता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है तो उसको हम रिमूव करते हैं, मतलब यहां से हटाते हैं, तो एक नियतांक आ जाता है जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या समानुपाती नियतांक कहते हैं। तो देखिए जिस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो हमारे पास एक के हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, स्मॉल के। कुछ बुक्स में इसे कैपिटल के भी लिखा होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं, अपनी अपनी चॉइस है, जैसे भी उनका है। हमने स्मॉल के लिखा है तो यहाँ लिख भी देते हैं, जहां के एक समानुपाती स्थिरांक है, इट्स ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका नाम क्या है, कूलॉम नियतांक, विच इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट। तो के को चाहे तो सीधा कूलॉम नियतांक लिख दो, जब पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लिख देते हैं ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसका नाम कूलॉम नियतांक। इसका मान, अब देखो एक खास बात होगी, ये छोटे क्वेश्चंस में बड़ा परेशान करते हैं, बड़े में कुछ नहीं मत लिखो चल जाएगा, ये सिर्फ छोटे क्वेश्चन की नॉलेज के लिए है। इसका मान आवेशों के मध्य स्थित माध्यम तथा प्रयुक्त की जाने वाली मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। सोच लो वापस एक बार, किस पे निर्भर करता है, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल में एक बात बता रहा था, इन दो आवेशों के मध्य पानी है कि हवा है कि तेल है या कोई और चीज है, कोई भी माध्यम हो सकता है, उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा किसका मान, इस स्मॉल के का मान, और जब ये निर्भर करेगा तो एफ अपने आप निर्भर करेगा। तो जो माध्यम वाली मैंने बात की थी उसकी निर्भरता किसमें आ गई, के में आ गई। और एक खास बात, वो तो हम सब जानते हैं, एक मात्रक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाते हैं तो सामान्यतः संख्यात्मक मान बदल जाता है, ये लास्ट सेमेस्टर में भी हमने पढ़ा था। तो वो चीज ये कहना चाह रहे हैं कि प्रयुक्त की जाने वाली मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ये इसका वापस चलिए आगे बात करते हैं अपन। अब हम बात कर रहे थे कि इसका जो मान है स्टैंडर्ड एक वैल्यू वो याद रखनी है, निर्वात। देखिए निर्वात फ्री स्पेस और वैक्यूम को कहते हैं जहां कुछ भी नहीं है। फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए हम बात करें तो एसआई पद्धति में खासकर इसका मान याद रखना है। एसआई पद्धति में, जिसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं, के का मान 9 इंटू 10⁹, ध्यान दीजिए 9 इंटू 10⁹9, दोनों तरफ 9 9 आ रहा है, बड़ा आसान है याद करने में। 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इस यूनिट के बारे में अभी आगे और अलग से डिस्कस करेंगे, अभी परेशान नहीं होना है, बस ये मान लो 9 इंटू 10⁹9 एसआई मात्रक पद्धति में इसका मान है। ये किसके मान की बात की हमने, कूलॉम नियतांक।
परंतु यदि माध्यम बदल दिया, मतलब निर्वात की जगह कोई दूसरा माध्यम आ गया, तो इसका मान बदलेगा, क्योंकि ऊपर हमने अभी डिस्कस किया है इसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। यदि ज्यादा पूछा जाए तो लिखना है, अदरवाइज अपना यहाँ टॉपिक खत्म कि यहाँ तक बताओ, इसे कूलाम नियतांक कहते हैं, समाप्त। यदि गणितीय रूप में और व्याख्या करनी हो 2 नंबर में, यहाँ तक ही लिखना है। ये सिर्फ आगे की बात है, छोटे क्वेश्चंस के लिए आपको बताई जाती है। अगला टॉपिक जो हम देखते हैं, सदिश रूप में इसको कैसे व्यक्त करेंगे इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर जैसा कि अपने पहले डिस्कस किया हुआ है कि फिजिक्स में 2 तरह की क्वांटिटी हो सकती है, साइंस में स्केलर और वेक्टर, अदिश राशि और सदिश राशि। जब हमें दिशा का ज्ञान देना आवश्यक हो, ऐसी राशि को सदिश राशि कहते हैं। तो बल, जैसे बल की दिशा बताना जरूरी है, तभी उसका प्रभाव समझ में आएगा। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसको वेक्टर रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जब वेक्टर के बारे में बात करते हैं, एकांक सदिश भी आते हैं जो कि सिर्फ दिशा बताते हैं, और उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो वापस वैसे के वैसे ही हमने 2 आवेश Q1 और Q2 जो जिनकी समान प्रकृति है, ये पहले हमने एज्यूम किया है। यदि विपरीत होगी तो इन फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाती, क्योंकि आकर्षण होता, और अदरवाइज ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। देखो ये फोर्स की डायरेक्शन बाहर है, ये फोर्स की डायरेक्शन भी बाहर है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ठीक है, तो यदि इस दृष्टि से देखें, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि F12 वेक्टर हमने किसे माना है, आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, इस Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, F12। ऐसे ही F21 क्या हो गया, आवेश Q2 पर 1 द्वारा लगाया, मतलब एक दूसरे पर लगाए गए बल के मान को हमने F12 वेक्टर और F21 वेक्टर कहा। ऐसे ही R12 कैप और R21 कैप एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाने वाला एकांक सदिश है। एकांक सदिश और यूनिट वेक्टर वो क्वांटिटी है जो कि हमें दिशा का ज्ञान कराती है, सिर्फ और सिर्फ। जैसे आई कैप आ जाता है एक्स एक्सिस, माइनस का आई कैप आ जाए नेगेटिव एक्स एक्सिस, जे कैप आ जाए वाई एक्सिस, माइनस जे कैप आ जाए नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस तरह से ये उसका बोध हमें करवाती है, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। बस एक चीज खास ध्यान देनी है कि F12 वेक्टर और F21 वेक्टर जो है, इनकी दिशा देखो एक दूसरे से अपोजिट है, मतलब वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, चाहे आकर्षण और चाहे प्रतिकर्षण, पर इनका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये चीज हमें नीचे दिखाई हुई है इक्वेशन नंबर 3.2 देखो तो, कि F12 का परिमाण, दोनों लाइनें इस तरह से लगा देते हैं, उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का वही रहेगा जो अभी हमने कूलाम के नियम से पहले निकाल लिया है, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एक खास बात और, ये दोनों एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं, अर्थात प्रत्येक आवेशित कण एक दूसरे पर बराबर एवं विपरीत विद्युत बल लगाते हैं। ये अपने ध्यान देना, न्यूटन का 3rd नियम भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था, कि प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये उस नियम का पालन करते हैं। क्या, तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है, क्या ये प्रतिक्रिया नियम के पालन करते हैं आपस में, हाँ एकदम करते हैं। इस चीज को भी ध्यान रख के अपने दिमाग में। तो कहने का अभी तक जो हमने पढ़ा कि एक दूसरे को जो बल लगाएंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शंस क्या होगी, अपोजिट होगी, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो। और फाइनली जो हम सदिश रूप में इसको लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि F वेक्टर लगा दिया, इधर वेक्टर लगाया तो हमें डायरेक्शन बतानी है, तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पहले से है, ये रहा, ये मैग्नीट्यूड है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन है जो आर कैप की फॉर्म में आ गई, आर कैप सिर्फ दिशा बता रहा है, किस अकॉर्डिंग है वो उस चीज को हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं अपने बल दूरी आलेख, फोर्स डिस्टेंस कर्व। हमें ये कर्व ड्रॉ करना है। ये कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, कौन सा सही परिवर्तन को दिखाता है, तो उसमें आपको बनाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में बनाना नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु छोटे क्वेश्चंस में हमने ड्रॉ करना भी हो सकता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। जैसा हमने पढ़ा था, देखो ध्यान देना, एफ जो बताया था आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती का है यहाँ पे कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, मतलब उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, बल का मान पहले की तुलना में कम होता जाएगा, इट विल डिक्रीज। आर 3 गुना कर दिया तो 1/9 टाइम्स हो जाएगा,
2 गुणा कर दिया 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 10 गुणा कर दिया 1/100 टाइम्स हो जाएगा। कहने का अर्थ है जितना आर बढ़ाएंगे बल का मान कम हो जाएगा। तो उस आलेख को इस तरह से दिखाते हैं। ध्यान देना, दोनों जगह टच नहीं करना है, न तो एक्स एक्सिस पे टच होगा, न वाई एक्सिस पे टच होगा, बट ये कर्व इस तरह से मोड़ते हुए अपने को बनाना है, सिर्फ इतना सा बनाना है। और एक्स और वाई एक्सिस पे कौन कौन सी राशि ली है ये लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। आर और एक तीर का निशान, आर इधर बढ़ रहा है, एफ इधर बढ़ रहा है, ये दर्शाना। ये हमें आलेख या ग्राफ जो शो करने का तरीका होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ध्यान देंगे। इसमें भी दिख रहा है जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, ये देखो एफ का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और बहुत ज्यादा दूर चले जाने पर, जिसे अपन थ्योरेटिकली बात करें, अनंत पर, इनफाइनाइट पर, इस बल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। क्लियर यहां तक? अपने इससे रिलेटेड कुछ अभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आगे देखेंगे। अभी एक बार दूसरे टॉपिक पे आता हूं मैं, कूलाम नियतांक की बात करते हैं कि ये कूलम्स कांस्टेंट को एक बार वापस रिकॉल करके उसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें और बताते हैं, जिससे कि छोटे क्वेश्चन को, ये टॉपिक नहीं है, ये उसी का ही एक पार्ट है जो हमें पढ़ना है। तो वापस हम कूलाम नियतांक, वो कूलाम के नियम से याद करें तो एफ का मान के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, ये अभी हमने पढ़ा। जहां एफ दोनों के बीच में लगने वाले बल का मान, मैं देखो मान बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे दिशा नहीं लगाई गई है, कि कूलाम नियतांक जिसके बारे में हम और जानना चाहते हैं, Q1 व Q2 अपने आवेशों के मान है और आर उनके बीच की दूरी है। अब इस के को देखें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि के बराबर तो एफ आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई किया, Q1 Q2 कर दिया। यहां से देखिए इसका मात्रक निकाल, देखिए मात्रक और विमा, हमारे वेलकम करने की हैबिट नहीं छोड़नी है हमें, तो हम मात्रक और विमा वाला काम करेंगे। तो मात्रक निकालने के लिए के का मात्रक निकालना है, तो एफ का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन होता है, आर का मीटर होता है, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। Q1 और Q2 दोनों आवेश है, 2 बार आवेश का गुणनफल करना है, और आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम बताया था, यहां से बन जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो देखिए लिखने में कैसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारी ऐसे। इसी तरह से सीजीएस पद्धति में आ जाए तो बल का मात्रक डाइन होता था तो डाइन लिख दिया, डिस्टेंस का सेंटीमीटर होता था तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और आवेश का स्टेट कूलम बताया था, स्थित कूलम, तो स्थित कूलम का स्क्वायर, इन इंग्लिश स्टेट कूलम। तो इस तरह से डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक। अगला दिमाग में आएगा इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो इसका विमीय सूत्र भी निकालने का तरीका पिछली बार की तरह, बल का विमीय सूत्र m1 L1 T-2 लिख दिया, दूरी के स्क्वायर के लिए सिर्फ L2 आएगा, m और 0 और T0 रहेंगे, और आवेश का विमीय सूत्र हमने पढ़ा था T1 A1 होता है, पर 2 बार है इसलिए T2 A2 बन गया स्क्वायर होने पर। और फाइनली इसको सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से हमें विमीय सूत्र प्राप्त हुआ, m1 L3 T-4 A-2। तो इसको निकालना आना चाहिए, मेरा तो मन ये कहता है आप लोगों को कैलकुलेट करना आना चाहिए, रटना नहीं है। क्या क्या चीजें रटेंगे, पर ये आपकी कैपेबिलिटी पे, आप रट सकते हो, वेल एंड गुड। मैं तो ये लाइक करूंगा कि आपको इस तरह से कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो फाइनल जो कंक्लूजन रहा, विमीय सूत्र m1 L3 T-4 A-2। अब हम बात करेंगे इसकी वैल्यूज की, मान। अभी जैसे इसका मान निर्वात के लिए तो हमने बताया था कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ये साइन दिखाता है लगभग मान होता है, पर हमें अपने इस लेवल पे ये मान पर्याप्त है, बराबर ही मानना है, कोई अप्रोक्सीमेशन, पर आपकी जानकारी के लिए बताया कि ये लगभग मान है, बहुत इसके नियर अबाउट होता है साइंटिफिक वे में बात करें, इसलिए अपने को कैलकुलेशंस में 9 × 10⁹ और एसआई पद्धति का मात्रक लेना। एक अलग से चीज आपको अब और दिखाई देने लगी बीच में, ये क्या चीज आ गई, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। इसे पढ़ते कैसे हैं, 1/4πε0, ये ई नॉट मत बोल देना, कुछ बच्चे इसे ई नॉट बोलते हैं, इट इज एप्सिलॉन नॉट। जीरो जो लगा हुआ है एनओटी को बता रहा हूं, एक बार समझने के लिए आप एनओटी एप्सिलॉन नॉट। यही सीजीएस पद्धति में बात करें, एक बड़ी खास बात, इसी के का मान इसी निर्वात के लिए जो इसमें 9 × 10⁹ था वो फैक्टर 1 हो जाता है, और सारे वही 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर। तो सीजीएस पद्धति में इसका मान एक है। यदि बहुत पुरानी बुक देखोगे आप लोग तो उनमें कूलाम का नियम देखोगे, बहुत पुरानी बुक या कोई ब्रिटिश सिस्टम अभी भी जहां चल रहा हो उस तरह से, तो F बराबर Q1 Q2 अपन R स्क्वायर मिलेगा, के गाय भी मिलेगा आपको, क्योंकि उस समय वो सीजीएस पद्धति यूज करते थे, तो K1 होता था, इसलिए लिखते ही नहीं थे। तो अपने को सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, परेशान नहीं होना।
यहाँ पे वापस बता देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन जीरो, इसको पढ़ना है। निर्वात की विद्युतशीलता है, सिर्फ नाम से मतलब रखो, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और इसका मान यहीं से निकाल सकते हैं हम, देखो यहीं से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, 9 × 10⁹ से डिवाइड कर दो। ये जो गणना करेंगे तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पर ये मान आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। और सारा इसका मात्रक उल्टा हो जाएगा, तो देखिए कूलम्ब स्क्वायर पहले आ गया पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो तो इसका मात्रक भी पलट दिया, और इसको भी रटने की जरूरत नहीं, समझने की। अब हम निर्वात सेट के कोई भी दूसरे माध्यम पे आ जाओ, उन माध्यम का नाम होता है पराविद्युत माध्यम या कुचालक माध्यम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम और इंसुलेटर मीडियम। तो उसके लिए जीरो हट जाएगा, देखो एप्सिलॉन जीरो था, उसकी जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। इसको ऐसे पढ़ेंगे, के बराबर 1/4 एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट का कुछ टाइम्स होता है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे एप्सिलॉन आर कहते हैं। इस एप्सिलॉन आर को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहते हैं। तो सबसे ज्यादा नाम आपको पराविद्युतांक मिलेगा, इसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इससे फेमिलियर बहुत ज्यादा है लोग, और इसको कभी कभी कैपिटल के से भी लिखा मिलेगा, इसलिए मैंने स्मॉल के लिया था कूलम्ब नियतांक के लिए। ये सब बात भी आगे लिखी हुई है, देखिए कभी कभी पराविद्युतांक को एप्सिलॉन आर की जगह कैपिटल के से भी व्यक्त किया जाता है। सारी बातें सुविधाजनक रूप में आपको लिखी हुई है, बार बार पढ़ोगे, मनन करोगे, समझ जाओगे। इनके बस नाम याद रखने, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा पराविद्युतांक के बारे में थोड़ी सी और डिटेल ले लेते हैं, क्योंकि जस्ट अब अपने पास 4.5 मिनट का ही टाइम बचा है, कल ही ले पाएंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, जिससे आसानी से आप लोग समझ पाओगे कि आज हमने क्या पढ़ा है। क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कूलम्ब बल 10 न्यूटन है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, दूरी नहीं दी उन्होंने, जो भी निश्चित दूरी है 10 न्यूटन है। अब यदि इनके बीच की दूरी पहले की 2 गुनी कर दी जाए तो कूलम्ब बल कितना हो जाएगा। तो पहले से 2 गुनी दूरी कर दी, जैसे हमने बताया था F समानुपाती 1/r², तो r² करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 1/4 गुना हो जाएगी पहले की तुलना में, अर्थात 2.5 न्यूटन बच जाएगी। देखते हैं इसका हल भी। ये देखिए ये लिखा है, तो कूलम्ब का नाम बल का मान पहले की तुलना में 1/4 रह जाएगा, अर्थात 2.5 न्यूटन। ऐसे क्वेश्चंस के आने की बहुत ज्यादा संभावना है, मनन करके समझना, नहीं आए समझ में डाउट जरूर पूछना। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कूलम्ब बल 10 न्यूटन है। अब वापस वही क्वेश्चन है सेम ऊपर, यदि इलेक्ट्रॉनों की जगह एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण प्रतिस्थापित कर दे तो कूलम्ब बल कितना हो जाएगा। क्वेश्चन को सोचना, इसमें दूरी नहीं बदली, इसमें चार्जेस के मान बदल दिए इस क्वेश्चन में। एक इलेक्ट्रॉन की जगह तो प्रोटॉन ले आए, दूसरे इलेक्ट्रॉन की जगह अल्फा कण ले आए। पहली बात, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें प्रतिकर्षण होता है, यहाँ भी दोनों पॉजिटिव चार्ज कर दिए नेगेटिव चार्ज की जगह, तो प्रतिकर्षण तो होगा ही होगा, परंतु प्रोटॉन का आवेश तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है। अल्फा कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। तो देखिए हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि F समानुपाती Q1 Q2, अतः कूलम्ब बल का मान पहले का 2 गुना हो जाएगा, अर्थात 20 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि एक का आवेश तो वही रहा, दूसरे का +2 ही हो गया, तो 2 गुना होने की वजह से ये 20 न्यूटन हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं कि उनके आवेशों का गुणनफल ग्रेटर देन 0 धनात्मक है। देखो दोनों का गुणनफल धनात्मक है, तो या तो दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है, तो उनके बीच में लग रहा बल किस प्रकृति का होगा। अब क्लियर हो गया होगा, यदि दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक होते हैं तो वो प्रतिकर्षण प्रकृति होती है। और ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है कि यदि 2 आवेश निर्वात में रखे हुए हैं तो 78 न्यूटन बल लग रहा है। अब यदि इन्हीं आवेशों को पानी में रख दिया जाए तो बल का मान कितना हो जाएगा। तो कूलम्ब नियतांक क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में 1/K, ये कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पराविद्युतांक है, तो 78 में 78 का भाग देंगे तो नया बल 1 न्यूटन हो जाएगा।